नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसका आज क्लास 2 है। तो आज हम जो करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो देखते हैं। पहला है रिपोर्ट्स को लेकर और कुछ सूचकांक हम देखेंगे। पहला है एसडीजी विकास लक्ष्य। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार, इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाएगा, पहली बार भारत टॉप 100 में प्रवेश कर चुका है एसडीजी इंडेक्स की रिपोर्ट में। तो ये बड़ी बात है, भारत ने टॉप 100 में प्रवेश कर लिया है। तो ये देखा है कितने देश, 193 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो 99वीं है। तो टॉप 100 में आ गई है। अब भारत की अगर 99 है तो पहली किसकी है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। पहली है फिनलैंड की, ऐसे याद कर लेना। फिनलैंड में सब क्या है, फाइन है। तो एसडीजी वहाँ पे सतत विकास कैसे हैं, अच्छे हैं। इसके बाद है सबसे निचले पे कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है। तो दक्षिणी सूडान है, साउथ सूडान है। जो ये जैसे साउथ कंट्री कहते हैं वो गरीब हैं, या साउथ ये वाला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद है कि भारत की पिछली रैंकिंग क्या थी, क्योंकि पीसीएस में एक बार पिछली रैंकिंग भी पूछी गई थी और उससे इम्प्रूवमेंट। तो पिछली रैंकिंग थी 109 और अब है 99वीं। तो 9 कॉमन है, तो ऐसे दिमाग में बना सकते हैं। अब एस डी जी इंडेक्स है क्या ये, तो निकालता तो इसे UNSDSN है, जो सतत विकास का जो नेटवर्क है। अब सतत विकास की अवधारणा, अब सतत विकास जो क्वेश्चन है वो हर बार पीसीएस में आता ही है कि 13 में कौन सा है, 14 में कौन सा है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल कितने हैं। टोटल सतत विकास लक्ष्य हैं 17, जो कब तक प्राप्त करने हैं, पूरे दुनिया को 2030 तक इनका लक्ष्य रखा गया है। तो 30 तक कब अपनाए गए थे, 2015 में पेरिस समझौते के तहत। तो ये देखा हमने। भारत में कोई इसकी एजेंसी है जो इसकी निगरानी करती है, बिल्कुल नीति आयोग है। तो ये वाली चीज़ याद रख सकते हैं कि कौन सी भी रैंक है। जो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है वो कर सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, कि UNSDSN नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालता है ये। तो ये वाला ध्यान रखना है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, जो आया है 2025 की जो रिपोर्ट है इस बार की, शांति सूचकांक। इसमें पहली रैंकिंग किसकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2017 से सेम कंट्री पहली रैंक पे है। तो उसका नाम क्या है, आइसलैंड। ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ सब बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब शांत है, तो शांति सूचकांक है यहाँ पे। तो आइसलैंड है। भारत की रैंकिंग कितनी है, 115वीं है। पिछली वर्ष 116वीं थी। तो भारत में जो शांति है वो थोड़ी बड़ी है। तो ये याद रखना है। तो 2 फैक्ट ये हो गए। अब देखते हैं कि इसे निकालता कौन है। अब देखो, शांति कब आएगी इंसान के जीवन में, जब इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसे निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, मतलब जिसके पास रुपए अच्छे होंगे शांति आएगी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है ये। 163 देश हैं, भारत का स्थान हमने देख ही लिया। अब अंतिम स्थान कौन सा है, जो सबसे अशांत देश है वो है रूस और यूक्रेन। अब ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये रिपोर्ट निकालते हैं ये पश्चिमी यूरोप के देश और जो अमेरिका है उनके जो प्रमुख संस्थान है वो निकालते हैं। अब चूंकि रसिया से संघर्ष चल रहा है इन देशों का, तो अंतिम रैंकिंग किसे दे दी है, रसिया को। तो ऐसे याद रख सकते हैं, रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, दोनों में संघर्ष है, तो लास्ट रैंकिंग इन्हीं की है अशांत क्षेत्रों में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ आ सकता है इजराइल, आ सकता है, या जो गाज़ा वाला एरिया है वो पूछा जा सकता है ऐसे। तो वो नहीं है। भारत की रैंकिंग देखें तो हमने देखा, पर भारत के आसपास के 3 देश हैं जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, भूटान और नेपाल। इंपॉर्टेंट है भूटान और नेपाल। भूटान 21वीं रैंक, नेपाल 76वीं रैंक है। ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है श्रीलंका और भारत की रैंक लगभग मतलब श्रीलंका की 97 है और भारत की कितनी है, 115वीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों हमसे पीछे हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं जिनसे भारत, मतलब जो कंट्री 1947 के बाद से, जैसे ये भी 71 में बना, मतलब भारत का हिस्सा है, और ये वाला, तो ये दोनों जो हिस्से हैं ये, इनकी रैंक हमसे पीछे है अगर वहाँ पे मैच द फॉलोइंग के लिए आता है तो। बाकी ये वाली कंट्री क्या है, हमसे आगे हैं। अब देखें कि इनका कोई मानदंड होता है, कैसे निकाले जाते हैं ये। तो इनके लिए 3 होते हैं कि सामाजिक सुरक्षा और बचाव का स्तर उस देश में कैसा है, घरेलू संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कैसा है, शांति तो तभी देखी जाएगी कि संघर्ष, और सैन्यीकरण का स्तर क्या है। जैसे पाकिस्तान में सैनिक शासन या म्यांमार में सैन्य शासन ज़्यादा चलता है, तो इनका स्तर क्या है। तो ये तो परीक्षक सबसे शांतिपूर्ण देश में आइसलैंड की बजाय डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड देता है। ये कई बार पहले पेपर में हो चुका है।
तो याद रखना है हमें क्या, आइसलैंड, क्योंकि डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड भी कई रैंकिंग में टॉप पे रहेंगे, तो ये याद रखना है। इसके बाद है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप मतलब कहाँ पे लैंगिक अंतराल, महिला पुरुषों के बीच असमानता ज़्यादा है। तो ये वाली देखें, भारत की जो रैंकिंग है वो 2 स्थान फिसल गई है और पहुंच गई है 131 पे। पहले हम 129 पे थे, रैंकिंग नीचे गिरी है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, रैंकिंग 131वीं है, 131वीं। अब पूछा जा सकता है कारण, तो कारण इसका इकोनॉमिक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि महिलाओं की स्थिति इकोनॉमिकली नीचे आई है, नहीं। कारण रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण भारत में महिलाओं का कम है। क्या है राजनीतिक सशक्तिकरण, जैसे संसद में देखते हैं या विधानसभा में देखते हैं, उनमें महिलाएं कम हैं, तो इस वजह से रैंकिंग गिरी है। तो ये याद रखना है, कारण और उसका रैंक। तो ये अब इसे निकालता कौन है, अब सोचो अंतराल कब बढ़ता है इंसान का, वही इकोनॉमी से याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। जब वर्ल्ड इकोनॉमी खराब होगी तो क्या होगा कि जेंडर गैप बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक फोरम निकालता है। भारत की रैंक भी देख ली हमने और पिछली रैंकिंग भी। अब सबसे टॉप पे कौन है, वही आइसलैंड सबसे टॉप पे है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे असमानता महिला पुरुष के बीच में लगभग न्यूनतम है आइसलैंड। सबसे निचला स्तर है पाकिस्तान का, ये इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शरिया कानून और ऐसे कानून है, तो महिलाओं की स्वतंत्रता है नहीं, तो इस वजह से है। भारत की रैंकिंग हमने देख ही ली है और क्यों है ये देख लिया। दक्षिण एशिया में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि दक्षिण एशिया में जो अपने भारत और इसके आसपास की जितने कंट्री, उन सब में बांग्लादेश की रैंकिंग काफ़ी अच्छी दे दी है, 24। तो ये थोड़ा एक विवाद का विषय है, मतलब याद करने के लिए पेपर में ये दिमाग में आना चाहिए। अब किन क्षेत्रों के आधार पर ये निकालते हैं कि लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, तो वो निकालते हैं आर्थिक भागीदारी, मतलब इकोनॉमी में जॉब वगैरह कैसी है, शैक्षणिक शिक्षा कैसी है, और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य है, और उसके बाद जो चौथा कारण है वो राजनीतिक सशक्तिकरण है, और इसी राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत नीचे गया है, तो इस वजह से हमारी रैंक गिरी है। इसके बाद है ऊर्जा सूचकांक, जो है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो बढ़ रहे हैं, कोयला आधारित ऊर्जा से रिन्यूएबल की ओर जाएंगे, तो ये ट्रांजिशन है। तो क्या है, ऊर्जा संक्रमण। तो इसमें अगर देखें तो भारत की रैंक 71वीं है। भारत की रैंक कितनी, 71वीं। पिछली रैंक जो थी वो थी 63वीं रैंक, तो इसमें भी हमारी रैंक क्या हुई है, पीछे आई है। और ये किसने रिपोर्ट जारी की है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही की है, जो जिसने पिछली रिपोर्ट की थी। और एक और इसके साथ संस्था जुड़ी है, वो है एक्सेंचर करके, तो ये वाला याद रखना है। पहली रैंक किसकी है, तो स्वीडन की है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, स्वीडन ने अपना डन काम किया है एनर्जी के क्षेत्र में। तो यह है सबसे जो प्रमुख अर्थव्यवस्था की रैंकिंग है, मतलब बड़े देशों में, तो चाइना की 12 और अमेरिका की 17। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चाइना रिन्यूएबल की ओर ज़्यादा जा रहा है और अमेरिका उससे पीछे है। भारत की रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहेगी हमेशा। ये इसके बाद है, इसमें कौन कौन से 3 सूचकांक हैं जिनके आधार पर ये रैंक आती है, तो पहला है ऊर्जा, स्थिरता और समानता। तो ऊर्जा में ये वाली चीज़ें याद रखनी, तो भारत की रैंकिंग हमेशा याद रखना है। अब इसमें भी वही चीज़ आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के प्रयासों को स्वीकारा है। उसने ये कहा है, अगर ये लाइन दे दे स्टेटमेंट में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो प्रयास हैं उन्हें सराहा है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन रैंकिंग गिर गई है। तो दोनों बिंदु अपोजिट टाइप के लगेंगे, पर ये दोनों टाइप पॉइंट सही रहेंगे, तो इसको सावधानी से याद रखना है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास की है। इसमें भी भारत की रैंकिंग कितनी है, 130वीं रैंकिंग है। 131 अभी रैंकिंग वाला था, अब 130वीं रैंक है मानव विकास सूचकांक में। इसमें अभी SDI जो हमारा मूल्य चल रहा है वो मध्य मानव विकास श्रेणी में, कंफ्यूज इसमें करेगा, वो कहेगा उच्च में है या निम्न में है, हम किस में है, मध्य में है। ऐसे सोचो कि हम लोग ज़्यादातर मध्यम मार्गी होते हैं, तो मध्य में भारत का विकास सूचकांक में रिपोर्ट है, तो ये याद रखना है। इसके बाद जीवन प्रत्याशा हमारी कितनी है, मानव विकास का मतलब जीवन प्रत्याशा का भी ऊपर उठना, शिक्षा का, सारी चीज़ों का, और स्वास्थ्य का। ये तो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है अभी वो 72 वर्ष बताई जा रही है, तो 71.7 से बढ़कर अब कितनी हो गई है, 72। इसके बाद प्रति व्यक्ति जो आय है वो $6,951 प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है।
तो ये अब इसमें जो इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट रहेंगे वो यही रहेगा, रैंक सबसे ऊपर, मध्य विकास जो है मध्य मानव श्रेणी में है हम, तो 2 चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद है इसमें कि भारत ने 3 पायदान अब इसमें अच्छा किया है, पॉजिटिव में गए हैं 3 पायदान के लिए, तो 130वां स्थान, और श्रेणी हमने देख ही ली है। क्यों ऐसा हुआ है 3 श्रेणी, क्योंकि 22 वाली जो रैंकिंग थी 133वां था। टॉप देश कौन सा है, वही आइसलैंड। देखो स्कैंडिनेवियन वाले जो कंट्री हैं वो ज़्यादातर रैंकों में टॉप पे रहते हैं, इकोनॉमिकल, शांति, पीस ऐसे वाले में, तो आइसलैंड इसमें टॉप पे रहेगा। सबसे निचला कौन सा है, सबसे निचला दक्षिणी सूडान भी है, तो दक्षिणी सूडान ज़्यादातर लास्ट वाले कंट्री में रहेगा, क्योंकि अशांत क्षेत्र दुनिया में ये माना जाता है, तो मानव विकास यहाँ पे कम है। इसके बाद है 3 आयाम कौन से, जो अभी बात की हमने, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके बाद है इसमें क्या हो सकता है कि वही जो कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट देगा पेपर में, वो यहाँ पे इसी वजह से अलग से नोट कराए गए हैं कि उच्च मानव विकास पॉइंट में देगा, पर हम किस में हैं, मध्य वाले में। इसके बाद है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। अब इसमें क्या हुआ है कि प्रेस स्वतंत्रता जैसे फ्रीडम है, वो हमारी प्रेस को अति गंभीर श्रेणी में, ये सबसे इम्पोर्टेंट बनेगा, क्योंकि अति गंभीर का मतलब है दुनिया में सबसे ऐसी कंट्री में से है जहाँ प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, तो अति गंभीर यहाँ पे भी वही खेलेगा वो कि मध्यम में है, उच्च में है, अति में है, गंभीर में है, पर किस में है, अति गंभीर में। रैंकिंग से देखते हैं 151वीं रैंक है, तो सबसे पीछे हैं, 150 से भी ऊपर जा रहे हैं, तो 151वीं रैंक है, और 180 देशों में, जो कि बहुत मतलब ख़राब रैंकिंग है। तो अब ये निकालता कौन है, तो एक फ्रांस का है गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, RSF, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स है, वो निकालता है द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी याद रखना है। तो ये देखा हमने, इसे ही कहते हैं या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो ज़्यादातर वगैरह हम मैगजीन में यही नाम देखते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो दोनों नाम याद रखने। भारत की रैंक हमने देख ली, पर भारत ने पिछली बार से 8 रैंक स्थानों का सुधार किया है, 159 से हम किस पे आ गए हैं, 151 पे आ गए हैं, तो सुधार किया है प्रेस में। तो ये पहले पे कौन सा, वही स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे में, तो नॉर्वे में मीडिया को कभी भी नो नहीं कहा जाता, यस कहा जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे निचला है इरिट्रिया, तो इरिट्रिया क्या है, सबसे निचला रहेगा, तो ये है। यहाँ पे पड़ोसी देश अगर अपने देखें तो लगभग भारत से अच्छे ही हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान का भी हम कह सकते हैं लगभग भारत के पास में ही है, 51-52 पे। ये पाकिस्तान की रैंक हमसे नीचे है, और चाइना की रैंक सबसे नीचे में ही आ जाती है, क्योंकि चाइना में प्रेस को बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। तो भूटान से कन्फ्यूज यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये तो हैं, पर भूटान बिल्कुल पास में, तो 3 याद कर सकते हैं। ये रैंकिंग अगर आए, बांग्लादेश हमसे 2 स्थान अच्छा है, और भूटान हमसे 1 स्थान पीछे है। तो ये अब प्रेस स्वतंत्रता वगैरह में मेन क्या होता है कि जो भारत में आर्टिकल 19 का 1 का ए है, सब क्लॉज है, उसमें वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। तो ये वाली चीज़ याद रखनी है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन गंभीर श्रेणी में अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अब पूरी दुनिया में सबसे जटिल समस्या क्या होती है, भ्रष्टाचार की समस्या। तो भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट निकालेगा कोई अगर इंस्टीट्यूट, तो उसका नाम कैसा होना चाहिए, कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ा होना चाहिए, तो उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, तो इसका जारीकर्ता संस्था याद रख सकते हैं। भारत की जो रैंक है वो 96 रैंक है, और जो स्कोर है हमारा वो 38 है 100 में से। 100 का मतलब क्या होता है, अत्यधिक भ्रष्ट और बिल्कुल स्वच्छ 100 वाला हो जाएगा। 0 मतलब अत्यधिक और 100 बिल्कुल सही। हमारा 38 है, तो 96वीं रैंकिंग है। शीर्ष 3 देश कौन से हैं जो सबसे कम भ्रष्ट हैं, तो डेनमार्क है सबसे कम भ्रष्ट है, तो ये याद रखना है, डेनमार्क पहला याद रख सकते हैं। सबसे भ्रष्ट जो है सबसे कम तो डेनमार्क देख लिए, सबसे अधिक भ्रष्ट है दक्षिणी सूडान, तो हमने 3 रैंक में देख चुके हैं। दक्षिणी सूडान जो है वो ज़्यादातर नीचे रैंक में आता ही है। इसके बाद देखें भूटान, अच्छा, चाइना और ये सारी कंट्रियां हैं जो इन्हें याद रख सकते हैं। तो भारत 96 है, मतलब हमें अगर इसमें देखें तो नेपाल
और श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सभी भारत से पीछे हैं। भूटान और चाइना भारत से आगे हैं ट्रांसपेरेंसी में। जो थोड़ा लग सकता है कि श्रीलंका मतलब पाकिस्तान तो है ये भ्रष्ट कंट्री, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बांग्लादेश भी है। भारत को जो अगर पूछा जाएगा, भूटान काफ़ी आगे 18वीं रैंक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है तो भ्रष्टाचार में ये रैंकिंग आएगी, हमें याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ पे जो धारणा आएगी, मतलब क्या कंफ्यूज हो सकता है, तो ये कैसे नापता है अगर पूछा जाए भ्रष्टाचार सूचकांक आता है वो किस पे आता है, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पे या सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार? नहीं, ये आता है धारणा पे। इसका नाम ही क्या होता है, जो परसेप्शन इंडेक्स होता है। तो ये परसेप्शन करप्शन है, मतलब लोग क्या सोचते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में। हमारे यहाँ पता है कि हर एक क्षेत्र में जाने पर भ्रष्टाचार मतलब रुपए देने पड़ते हैं, तो वो परसेप्शन ही तो बन चुका है, तो उसकी धारणा को ये मापता है। अगला देखें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली, मुंबई काफ़ी बार टॉप पे रहता था, दिल्ली आईआईटी जो दिल्ली है वो 123वीं रैंक पे है इस बार, और बॉम्बे है वो 129 पे है। तो इन दोनों को याद रख सकते हैं। आईआईटी दिल्ली 123 पे है, 1 2 3 ऐसे याद रख सकते हैं। दिल्ली आने के लिए 1 2 3 और बॉम्बे के लिए मुझे ये 9 वाला आ जाएगा। तो ये है। अब इसमें हमेशा ही टॉप पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है वो ही रहता है कई सालों से, तो ये याद रहे, आसान है। उसके बाद है जो QS इंटरनेशनल इसे निकालता है, ये IIT दिल्ली हो गया, ये वाली चीज़ हो जाएगी। इसके बाद अगर देखें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ना कि ये एशियन की है। तो जो QS वाली है वो वर्ल्ड की है, कई बार आ जाता है एशिया की रैंकिंग में, ऐसा है तो नहीं। तो ये इसके बाद है एक अच्छी रिपोर्ट, मतलब अच्छी का मतलब है एक रिपोर्ट है जिसमें नीचे होना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ऊपर होने का मतलब है कि सैन्य खर्चा बढ़ रहा है। सैन्य खर्चा कब बढ़ता है, जब देश ज़्यादा सेना पे खर्चा करेगा, जो कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो विश्व में सैन्य खर्चे में भारत 5वें स्थान पे, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा। सिप्री रिपोर्ट निकालता है, इसका मतलब हम हथियारों को खरीद पे कितना ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अब जब जो पूरे दुनिया में जब भी लड़ाई झगड़ा और ऐसी चीज़ें होती तो रिपोर्ट ऊपर की ओर जाएगी, मतलब जो आयात निर्यात है वो बढ़ने लगेंगे हथियार। अब अमेरिका को तो हम जानते ही हैं टॉप पे है, सबसे ज़्यादा जो रुपए खर्च करेगा सैन्य पे अमेरिका। दूसरे नंबर पे चाइना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, रसिया से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अमेरिका, चाइना और रसिया ये 3 है, ना कि अमेरिका, रशिया, चाइना रहा है। इसके बाद जो भारत के लिए कंफ्यूज होगा वो जर्मनी से होगा। हमें लगेगा जर्मनी से तो भारत ज़्यादा ही खर्च करता होगा, पर जर्मनी के पास ऐसे याद कर लेना बहुत सारी मनी है, तो भारत के पास उतनी मनी नहीं है, तो भारत 5वें पे है और जर्मनी 4थे स्थान पर रहेगा। सैन्य खर्च में भारत दुनिया के 5वें स्थान पर, ये देख लिया हमने। अब इसमें क्या है, 5वीं है, 4थी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है पर्यावरण के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस बार, तो रामसर के लिए। अब जून तक की रिपोर्ट के अनुसार जो 91 अभी तक क्या है रामसर हैं, वो अगर अपडेट होंगे तो हम अगली वाली वीडियो में वो कवर करेंगे। तो 91वीं रैंक है, जो 91 हमारे यहाँ क्या है रामसर है, उसमें 4 इस बार जोड़े गए 2025 में। तो इसमें जो अभी जो 2 जोड़े गए थे जून में, उनको देखें, एक खींचन है, खींचन पक्षी वाला है जो फलौदी जगह पे है, वो मेड़ार, उदयपुर, दोनों राजस्थान में। तो जो 2 नए रामसर जोड़े गए थे वो है एक खींचन और एक मेड़ार। मेड़ार तो याद ही रख सकते हैं मेवाड़ से, और एक खींचन और है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे है क्या, खींचन क्यों फेमस है, खींचन में डोमोइसेल क्रेन आते हैं, ये क्रेन आते हैं विदेश से, रसिया वगैरह और दूर से, तो डोमोइसेल क्रेन आते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। मेड़ार पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है पूरे यहाँ। मेड़ार क्या है, पक्षी गांव के लिए जाना जाता है। इससे पहले इसी साल इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड शहर बनाया गया था, स्थान नहीं है ये, वेटलैंड पूरे सिटी के रूप में ये उदयपुर और इंदौर को किया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कब ये घोषणा हुई थी, 5 जून को, जो पर्यावरण दिवस था उसी दिन ये घोषणा की गई थी। ये अब सबसे ज़्यादा कहाँ है रामसर भारत में, तो तमिलनाडु में 20 है रामसर। बाकी तो बेसिक हम जानते ही इन्वायरमेंट से कि 1971 में रामसर वाला जो ईरान में शहर था वहाँ से ये बने थे। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और वन बाघ अभ्यारण्य को लेकर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अब भारत का 107वां नेशनल पार्क बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान। अब ये लगेगा सिमलीपाल नया बना, नहीं, इसकी रैंक बढ़ा दी है, बस ऐसे समझ सकते। कोई पहले छोटी रैंक पे था, उसे ऊपर रैंक पे कर दिया, प्रमोशन कर दिया। तो पहले सिमलीपाल जो उड़ीसा में है ये केवल टाइगर रिजर्व था, अब उसे नेशनल पार्क बना दिया 107वां। तो ये हुआ है। तो 25 अप्रैल को ये क्या हुआ था, नेशनल पार्क के रूप में इसे बना दिया गया था। कहाँ पे है सिमलीपाल, मयूरभंज जिला जो उड़ीसा का है, तो यहाँ पे है। 19
1972 के वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है उसकी धारा 35 के 4 सब क्लॉज 4 के तहत इसे बनाया गया है। फेमस क्यों है ये? मेलेनिस्टिक बाघों के लिए। अब इनका मतलब क्या होता है, जो हम बाघ वगैरह टाइगर ये देखते हैं तो इनके बॉडी पे पूरे पे ऐसे लाइन लाइन ब्लैक कलर की धारियाँ होंगी पूरे शरीर पे, तो मेलेनिस्टिक बाघों के लिए ये जाना जाता है, जो एकमात्र निवास क्षेत्र है। तो एकमात्र इंपोर्टेंट हो जाएगा। उड़ीसा का एक दूसरा नेशनल पार्क और भी है पहले से, ये तो मतलब अब बना है, उससे पहले कोई है तो बिल्कुल है। भीतरगढ़ का पहला हुआ करता था, दूसरा है सिमलीपाल है। यहाँ पे लोधा पीवीटीजी रहती है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब अति पिछड़ी जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ पे रहती हैं। लोधा एक कम्युनिटी है इस वाले एरिया में। यहाँ एक जलप्रपात है सिमलीपाल में, उसका नाम क्या है? बरेही पानी और जोरांडा करके। तो ये है। भारत देश में कुल टाइगर रिजर्व है 58। माधव मध्य प्रदेश जो 58वां बना है वो मध्य प्रदेश वाला। ये टाइगर रिजर्व भी तो था, तो टाइगर रिजर्व एक अपना अभी माधव और बना था। तो ये बाकी ये देख चुके 1972 के तहत है। तो सिमलीपाल पहले टाइगर रिजर्व था, अब नेशनल पार्क बना दिया गया है, केवल इतना याद रखना है। अगला है 2 तितली और फ्लेमिंगो के अभ्यारण्य। तो फ्लेमिंगो ऐसे ये पक्षी हैं। उसके बाद है ये तितली वाला है ये। तो केरल में देश का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। इंपोर्टेंट हो जाएगा कि नहीं? केरल में पहला तितली, ऐसे याद करो केरल वाला एरिया नीलगिरी साइलेंट वैली वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे हरियाली मतलब ग्रीन ज़्यादा है, तो यहाँ पे तितली अभ्यारण्य बनाया गया, पहला है चूंकि भारत का। ऐसे ही तमिलनाडु में, केरल ने कहा हम तितली बनाएंगे तो तमिलनाडु भी पीछे नहीं रहा, तमिलनाडु ने फ्लेमिंगो के लिए एक अभ्यारण्य बना दिया है। तो दोनों आसपास हैं स्टेट। तो ये अरलम तितली अभ्यारण्य है, इसका पहले नाम अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, अब क्या नाम हो गया? अरलम तितली अभ्यारण्य। यही पूछा जाएगा कहाँ पे है, पहला है। उसके बाद है धनुषकोडी, वही जगह है जहाँ जो श्री राम ने श्रीलंका वाला एरिया में जाते हैं इसमें, तो वो धनुषकोडी वाला जो पुल बनाया जाता है, तो वही धनुषकोडी वाला जिला है रामनाथपुरम में, वहाँ पे ही तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ये याद रखना है, केरल का पहला और ये है। इसके बाद अगला देखें अगर न्यूज़ हम, तो ऑपरेशन जो है ओलिविया। अब कंफ्यूज कहाँ से हो सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया ये सैन्य ऑपरेशन है, मिलिट्री का है, मेडिकल का है, कुछ ऐसे देख, पर ये ओलिविया है या ऑलिव ऑयल से याद भूल जाओ। तो ये पर क्या है? ऑपरेशन ओलिविया। ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं, जिन्हें इन्वायरमेंट सही से पढ़ा होगा उन्हें ये नाम काफ़ी आया होगा इन्वायरमेंट। ऑलिव रिडले टर्टल मतलब भारत का जो उड़ीसा वाला गहिरमाथा वाला एरिया, यहाँ पे दुनिया के सबसे छोटे कछुए आते हैं, जिनकी संख्या दुनिया में काफ़ी है, पूरे हर एक महासागर में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कम है। लेकिन पर इस एरिया में वो गहिरमाथा वाला एरिया उड़ीसा में हैचिंग के लिए आते, मतलब वो आएंगे और रेत में अपने घर बना के फिर अंडे देते हैं। गवर्नमेंट इस एरिया को पूरा ब्लॉक कर देती है, उस पूरे बीच को, जिस टाइम ये आते हैं। तो ये तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है। तो अब याद रहेगा ये ऑलिव रिडले कछुए के लिए। बड़े होते नहीं, समुद्र के सबसे छोटे कछुओं में से एक है। क्यों ये चलाया गया ऑपरेशन और किसने चलाया है? तटरक्षक बल ने, जो कोस्ट गार्ड होते हैं। अब यहाँ पे कोई मछली पकड़ने गया, अब उन्हें दिक्कत होगी जो कछुए हैं, तो इस वजह से यहाँ सब रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए। तटरक्षक बल ने चलाया है। गहिरमाथा वाला जो एरिया है, और यहाँ पे एक नदी बहती है ऋषिकुल्या नदी, तो इसका नाम याद रखना है। तो ये यहाँ पे जो ये घोंसले बनाते हैं, मतलब मिट्टी में ही बनाते हैं, उन्हें अरीवाड़ा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए स्पेशली कि अरीवाड़ा क्या है। तो अरीवाड़ा क्या है? जो घोंसले वो बनाएंगे। तो ये वल्नरेबल में आते 1972 के तहत इन्हें सुरक्षा प्राप्त है। इसके बाद है अंडर वाटर म्यूजियम। ये क्या है? तो एक अपना पुराना जहाज़ था आईएनएस गुलदार, उसे सरकार ने डुबो दिया है। डुबोने का क्या मतलब? ये रिटायर हो चुका था गुलदार, तो गुलदार को हमने सिंधुदुर्ग जिले जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे समुद्र के नीचे, जैसे मान लो ये समुद्र वाला एरिया है और ये स्थल वाला एरिया, हमने समुद्र के नीचे इसे डुबो दिया एक जहाज़ को, जिसका नाम था गुलदार। अब गुलदार को डुबोया क्यों गया? क्योंकि जो होते हैं मैंग्रोव वगैरह या फिर कृत्रिम प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, तो कोरल रीफ बनने के लिए उन्हें कोई आधार चाहिए होता है। अब अगर इस जहाज़ को हमने पानी में डुबो देंगे तो जो कोरल रीफ हैं वो इन पे ही पनपने लगेंगे, तो इस वजह से इसे डुबो दिया गया है गुलदार को। तो एक लैंडिंग शिप टैंक था ये पहले, तो जहाज़ को जलमग्न करके यहाँ पे पर्यावरण के लिए इसे चेंज कर दिया गया है। तो ये आ सकता है। तो क्या याद रखना है? आईएनएस गुलदार है, ये पहला है ये। उसके बाद है दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क समझ के, ऐसा नहीं है घूमने वाला पार्क है, ये इको पार्क है वेस्ट के लिए, मतलब जहाँ कचरे को रिसाइकल किया जाएगा, बस इतना याद रखना है इसमें। इसके बाद है
चक्रवाती तूफान एक शक्ति आया था, कहाँ पे आया था, किसने नाम दिया था, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। बंगाल की खाड़ी में आया था, श्रीलंका ने नाम दिया था, दो चीज़ें। शक्ति वाला कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, श्रीलंका ने नाम दिया। वैसे जो नामकरण होता है वो 13 देश देते हैं हिंद महासागर के, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते भी हैं, तो ये है। इसके बाद है साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ देखते हैं। SSLV तकनीक का हस्तांतरण। अब इसरो क्या करता था, इसरो SSLV एक प्रक्षेपण यान बनाता था। अब इसरो ने ये सोचा कि हम क्यों बनाएं, किसी और संस्था को एक ठेका दे देते हैं, वो बना देगा, क्योंकि इसरो के पास और भी काम है। तो इसरो ने बोली लगा के 511 करोड़ में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो अब इसरो के लिए SSLV बनाएगा। इसरो मतलब अपने डॉक्यूमेंट देगा कि ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, बनाएगा कौन, HAL बनाएगा। तो वही है, SSLV बड़े नहीं है, छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। तो बस यही पूछा जा सकता है किसे दिया है। SSLV करते क्या है, 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 400-500 किलोमीटर ऊंचे ऑर्बिट में ले जाते हैं। अब कुछ ये नाम आते हैं, जैसे PSLV है, इससे सबसे ज़्यादा जो लॉन्च होते हैं जो प्रक्षेपण, वो PSLV से। GSLV भारी के लिए होता है, और जो LVM-3 है, जैसे Mark 3 भी हम आजकल कहते हैं, ये सबसे भारी जो रॉकेट होते हैं, स्पेशली चंद्रयान, गगनयान, इनके लिए जो यूज़ होता है वो LVM-3 रहेगा। इसके बाद है, ये तो हम जानते ही हैं सब, कि भारत का गगनयान वर्ष है ये, और एक्सियोम 4 मिशन। तो गगनयान वर्ष 2025 को कहा गया, और पहले भारतीय ISS पर जो क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला पहुँचे हैं। अब एक चीज़ कंफ्यूज करेगा, पहले भारतीय पर हमने तो पहला पढ़ा था भारतीय राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के, जो सोवियत संघ के जहाज सोयूज से गए थे, पर ISS में नहीं गए थे वो स्पेस स्टेशन में। ऐसा करने वाले शुभांशु शुक्ला पहले बनेंगे। स्पेस स्टेशन क्या होता है, घर टाइप का है, ऐसे समझ सकते हैं, स्पेस में जहाँ पे दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न याद रखना है, तो मतलब ना हो। तो 14 दिन के लिए गए थे, कितने दिन के लिए, कब गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 14 दिन प्रवास के लिए पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री ये बन गए हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद है इसरो ने स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। अब प्रोसेसर क्या करेंगे, वही लॉन्च व्हीकल में यूज़ करेंगे, ये पूछा जा सकता है। उनके नाम क्या है, तो एक का नाम है विक्रम 3201 और एक का नाम कल्पना है। तो विक्रम और कल्पना, जैसे विक्रम साराभाई के नाम से और कल्पना चावला के नाम से याद रख सकते हैं। ये पूछा है क्या है, तो ये 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं जो सैटेलाइट वगैरह में यूज़ होंगे, तो ये पूछा जाएगा। अगला है स्पेडएक्स। तो स्पेडएक्स क्या है, अब सोचो अंतरिक्ष में दो चलती हुई चीज़ों को हम आपस में जोड़ दें और जब चाहे उसे हटा भी दें, मतलब अलग करते हैं। जैसे दो सैटेलाइट गई या दो कुछ यान वगैरह, उन्हें अंतरिक्ष में हम कुछ समय के लिए जोड़ दें और जब चाहें तब उन्हें अलग कर दें। यही क्षमता भारत ने हासिल कर ली है, इसे ही नाम दिया गया है स्पेडएक्स है। तो ये दो छोटे उपग्रहों को डॉकिंग मतलब जोड़ना और अलग करना, अनडॉकिंग करने में सफल हो गया है, और ऐसा कम देश कर पाए क्योंकि भारत करने वाला चौथा देश है। वही अमेरिका, चाइना, रशिया ही कर पाते हैं, बाकी चौथा देश भारत बन चुका है। तो ये पूछा जा सकता है, चौथा देश है। उसके बाद है पोएम जो है POEM 4। तो इसमें क्या है, स्पेडएक्स के दौरान जो है जो PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो था उसका नाम दिया गया है पोएम। अगला है स्वदेशी गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण हुआ है। ये 100 किलोमीटर रेंज का स्वदेशी गाइडेड गौरव है। मतलब क्या है, ये इंजन के बिना बम है, इसे तभी नाम इसका क्या दिया, गाइडेड बम है, 100 किलोमीटर तक की रेंज का। तो क्या है, विमान से जैसे ऊपर एक विमान उड़ रहा है और नीचे कोई जगह है तो ऊपर विमान से छोड़ा जाएगा, तो इसमें इंजन की ज़रूरत थोड़ी ना बम में, तो इसी वजह से इसका नाम गाइडेड बम है। केवल GPS से ये मदद से भेजा जा सकता है। तो ये याद रखना, गौरव क्या है, 100 किलोमीटर तक के लिए है। अगला है BLSR-SAM मिसाइल प्रणाली। तो नौसेना ने वर्टिकल, मतलब सोचो पानी है, पानी में नौसेना का जहाज़ खड़ा है कहीं पे। अब नौसेना का जहाज़, अब इधर से पाकिस्तान का जहाज़ आता है, इधर से किसी का, और किसी भी दिशा से कोई आए, तो जो SR-SAM मिसाइल तकनीक है वो क्या करेगी, चारों दिशाओं में वर्टिकल, ज़मीन से बिल्कुल लगे हुए अगर कोई जहाज़ आता है उसे भी मार सकती है। तो यही तकनीक है हमारी वर्टिकल लॉन्च मिसाइल BLSR-SAM। तो ये अब इसका हमने परीक्षण कहाँ किया है, तो चांदीपुर जो उड़ीसा में वर्टिकल रेंज पे इसका परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय नौसेना ने इसे डेवलप किया है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये, 360 से कवरेज मिल ही जाएगा चारों दिशाओं में, कहीं से कुछ आएगा, तो ये है।
अगला है नौसेना ने 3 स्वदेशी पोतों का जलावतरण किया है। अब एक ही दिन 15 जनवरी को, याद इंपॉर्टेंट डेट भी आ सकती है, 15 जनवरी को 3 एक साथ हमने जो जहाज़ थे उनमें जल में मतलब भेजा है। तो इनके नाम क्या है, नाम याद रखने, INS सूरत है जो विध्वंसक है, INS नीलगिरी है फ्रिगेट है, और INS बागशीर है जो पनडुब्बी है। विध्वंसक जानते ही हैं जो बम वगैरह और ऐसे, फ्रिगेट सामान वगैरह और ये सारी, और बागशीर पनडुब्बी वाला हो जाएगा। तो 3 स्वदेशी नाम देख सकते हैं, सूरत एक जगह का नाम है, नीलगिरी है ये, और उसके बाद बागशीर है। तो ये तीनों जहाज आएंगे किस दिन, 15 जनवरी 2025 को। किस प्रोजेक्ट के तहत हैं, जैसे आज सूरत बनाए 15B के तहत, 17A के तहत नीलगिरी और 75 के तहत बागशीर है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट के नाम होते हैं जो मैच के लिए आ सकते हैं। अगला है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास देखते हैं कुछ हम, तो जैसे है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के है, तो ऐसे याद कर सकते हैं नोमैडिक एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ, मंगोलिया वाले एरिया से मंगा लिए, तो एलिफेंट वाला। और हुआ कहाँ है, वहीं मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ है। थल सेना का एक मतलब अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। शक्ति है, शक्ति फ्रांस के साथ है। शक्ति किसके साथ है, फ्रांस के साथ, ये इंपॉर्टेंट याद करना है। शक्ति ये भी फ्रांस में ही हुआ है, थल सेना का है। उसके बाद है टाइगर क्लॉ, टाइगर का पंजा मतलब, ये है अमेरिका के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों टाइगर क्लॉ का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PCS में प्रीलिम्स में ये आ सकता है, क्योंकि जो चांदी नगर है, चांदी नगर बागपत जिले उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। तो अब सोचो उत्तर प्रदेश में हुआ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टाइगर क्लॉ कहाँ हुआ है, तो बागपत जिले उत्तर प्रदेश में ये हुआ है। तो ये इसके बाद है पासेक्स। क्या है पासेक्स, भारत और UK की रॉयल नेवी का है। ये भारत और UK की रॉयल नेवी का पासेक्स है। ये कहाँ पे हुआ है, ये अरब सागर है, जो उत्तरी अरब सागर में हुआ है, नौसेना का है। इसके बाद बात करें बरूड। फ्रांस के साथ जो होते हैं वो हैं बरूड, गरुड़ और शक्ति। अमेरिका के साथ जो होते हैं वो युद्ध अभ्यास, नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास। एक वज्र प्रहार है, एक मालाबार है, और एक टाइगर ट्राम्प है। तो ये देखा, तो ये आज हमने सेकंड पार्ट देखा है करंट अफेयर्स का। तो अगला पार्ट में